हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS पे। आज हम लोग 20 दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे, है ना। ये कुछ सारे टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, है ना। 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए थे। टेलीग्राम चैनल कौन सा? A1IS। जिसने भी फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लेंगे। वहां पे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। उसके बाद आज 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कल का, 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स है ये, ठीक है। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो पहले देखेगा, सारी वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट को हम लोग स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं। और जो भी बच्चे हैं बीपीएससी वाले हैं, ठीक है, जो भी पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बच्चों की तैयारी से बहुत अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, इन विच ईयर वाज सेबी established एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सेबी को कब स्टैट्यूटरी बॉडी तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, है ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसको पढ़ेंगे सेबी को कब स्टैब्लिश किया गया था और 1988 लगा के आ जाएंगे। यहाँ पे गलती हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 के अंदर, बट उस टाइम वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, है ना। 1992 में, अप्रैल 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी घोषित कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो 1992 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड रॉन्ग आंसर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से थोड़ा आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। मैं स्टैट्यूटरी पूछा है तो स्टैट्यूटरी का जवाब 1992 रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी के बारे में और कुछ आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, कल वाला लेक्चर देखो 19th वाला, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआईए एंड एफबीआई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एनआईए के बारे में कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। कब उसका गठन हुआ था? उसका गठन हुआ था 2008 में। और एफबीआई का गठन कब हुआ था? 1908 में। आपको याद कैसे रखना है एफबीआई और एनआईए? एफबीआई किसकी एजेंसी है? यूएसए की एजेंसी है। तो यूएसए की एजेंसी है, और इसमें देखो पूरा पूरा 100 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 1908 और 2008 आपको ध्यान रखना है। एनआईए के बारे में बताया था कि ये क्या है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एनआईए के बारे में और भी चीजें बताई थी, वो जाकर कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इसका करेक्ट आंसर है 2008 और 1908, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइंड, है ना। ये भी क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको तीन चार ट्रीटीज के बारे में बताया था अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। इसका करेक्ट आंसर है 1997। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। इंडिया यूके का कब बताया था? इंडिया यूके का था, इंडिया यूके अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको लगा के आएंगे कब? 1992। अगर इंडिया कनाडा के साथ पूछ लिया जाए, इंडिया और कनाडा के साथ क्या बताया था? 1987। और अगर इंडिया और रशिया पूछ लिया जाए तो 1998। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या होगा? 1998। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आपको चीजों को याद करते हुए चलना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सारे लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान से देखना है। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद यूक्रेन? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मोल्डोवो के बारे में पता ही नहीं होता कि मोल्डोवो नाम की कंट्री है कहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यूरोप में है और ये बॉर्डर शेयर कर रही है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोल्डोवो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। कल मैंने इसकी लोकेशन दिखा दी थी, एक बार जाकर देख लेना, भी नहीं देखा। और रोमानिया भी करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मोल्डोवो और रोमानिया के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पोलैंड के बारे में सबको ही याद रहता है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यही पूछा है ना कि कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ऑस्ट्रिया बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ? यूक्रेन के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट संबल डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट? अभी संबल डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि इससे रिलेटेड कोई सही कथन बताओ, इसमें से कौन सा है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012 बाय कार्विंग आउट फ्रॉम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबल डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था 2011 में, अनाउंसमेंट किया गया था और 2012 में इसका गठन कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसमें से निकाल के ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो रॉन्ग, यूपी में है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 एंड फ्रॉम बरेली डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल रॉन्ग है। इट इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीजन, ये भी बिल्कुल गलत है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलोगे। पांच के पांच क्वेश्चन मैंने कवर करवा लिए, ये सारे थे आपके 19 दिसंबर के करंट से, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे आज के करंट अफेयर्स का। आज है डेट 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन से। अब आप सोच रहे हो कि सर आप बहुत दिन से वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक उठा रहे हो, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे कर रहे हैं। मैंने जितनी बार पढ़ा है हमेशा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है ना। अब कल परसों के दिन क्या हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड जो बिल है उसे लोकसभा में पास कर दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पास नहीं कर दिया गया, पेश कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पेश किसने किया, अर्जुन राम मेघवाल ने किया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि वक्फ बिल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, तो वक्फ बिल किसने प्रेजेंट किया, तो किरण रिजिजू ने प्रेजेंट किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है इसे अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पे किया है, लोकसभा में किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है लोकसभा की जगह राज्यसभा कह दिया जाए, है ना। पहले कहां पे हुआ है, पहले लोकसभा में हुआ है, और किसने किया है, अर्जुन राम मेघवाल ने किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है किस चीज के, लॉ एंड जस्टिस के, ये आपको ध्यान रखना है, लॉ एंड जस्टिस के ये हमारे यूनियन मिनिस्टर, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी स्टेट से आते हैं निकल के, ये राजस्थान से आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान से आते हैं। ये पगड़ी देख के आपको समझ में आ रही होगी। और राजस्थान की इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, जैसे गिरिराज सिंह हो गए, ठीक है। बिहार से रिलेटेड जो भी है, अभी चिराग पासवान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। कुछ कुछ लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। राहुल गांधी हो गए वायनाड, ये क्या बोलते हैं, प्रियंका गांधी होगी वायनाड से। इन सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया क्या, वन नेशन वन इलेक्शन, कहाँ पे, लोकसभा में, ये चीज तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब एक बार हम लोग पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, और आगे की कुछ चीजों जो पेश किया गया बिल उसके बारे में हम लोग और जानेंगे, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे रामनाथ कोविंद, ये आप ध्यान रखेंगे। चेयरमैन कौन थे, रामनाथ कोविंद, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। इसके बारे में मैंने बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही साथ सारे इलेक्शन हो, एक ही दिन में सारे इलेक्शन हो, नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब है एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल भी इलेक्शन है अगले साल भी इलेक्शन से, नहीं, 5 साल में एक बार ढंग से सबके इलेक्शन हो जाए, ये होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन मतलब, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझना, हो सकता है ऑप्शन में आए कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब होता है कि एक ही दिन सारे इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग दो फेज में देखते हैं। फेज वन में क्या होता है, ध्यान सुनना, फेज वन में क्या होता है और फेज टू में क्या होता है, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। फेज वन में क्या होगा, फेज वन में हम लोग पहले नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कर लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेशनल में लोकसभा के लिए, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया, लोकसभा के लिए हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आप ध्यान रखेंगे। नेशनल प्लस स्टेट के लिए हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फेज वन हो गया। फेज टू में क्या होगा कि पंचायत वाले इलेक्शन आपके रह गए, म्यूनिसिपल वाले रह गए, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी वाले रह गए और पंचायत वाले रह गए। वो कब होंगे, जैसे ही ये वाले इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे, इसके विद इन 100 डेज के अंदर ही, विद इन 100 डेज के अंदर ही पंचायत वाले इलेक्शन पे कंडक्ट हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, फेज वन और फेज टू, है ना। अब हम लोग बिल की तरफ आगे बढ़ें कि बिल में क्या पेश किया गया, है ना। अब आप ध्यान दो, इसमें क्या हुआ, इसमें नेशनल और स्टेट है, और इसमें क्या है, विद इन 100 डेज कर लेना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अभी जो बिल पेश किया गया है वो सिर्फ इस चीज के लिए किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो जो बिल पेश किया गया है वो सिर्फ इस चीज के लिए किया गया है, नेशनल और स्टेट लेवल पे। हो सकता है आपके दिमाग में आए, या हो सकता है आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में, ये पंचायत लेवल का भी इलेक्शन है एक साथ कंडक्ट कराने के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो बिल लाया गया है, वो जो बिल है वो 129th अमेंडमेंट बिल है, आपको ध्यान रखना है। 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में सिर्फ इसका जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शंस एक साथ करवाने के लिए बात रखी गई है। अभी पंचायत का जिक्र नहीं है, बट हमें करवाना है। क्यों नहीं है इसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा, ये क्यों अभी इसको डिले कर दिया गया है। अभी सिर्फ इस पे हम लोग फोकस करें, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मान के चल रहा हूँ आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन, अब मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल किसने पेश किया,
अर्जुन राम मेघवाल, ये चीज तो आपको पता हो गई। अब हम लोग कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें देखने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश कर दिया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 368 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से पार्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसमें ये बात रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन अभी तुरंत हो जाए, क्योंकि इस बार तो इलेक्शन हुई हैं 2024 में, है ना। तो ये स्टार्ट करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम हो सकता है 2029, नहीं तो 2034 तक का हमें वेट करना पड़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली हो जाएगा, ये बिल पास हुआ और फिर तुरंत सारे इलेक्शन हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है हमें 2034 तक का वेट करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हम लोग इलेक्शंस कोई भी करवाने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, इसमें और कुछ बातें रखी गई हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसे पेश कहाँ किया गया? लोकसभा में पेश किया गया, आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 368 के तहत किया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो कौन सा लाया गया? 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको पास कराने का तरीका ये है कि इसको पहले लोकसभा और राज्यसभा में, जितने भी मेंबर्स हैं उसके हाफ ऑफ द मेंबर से ज्यादा की मेजोरिटी होनी चाहिए इसको, ठीक है। जितने भी मेंबर्स है उसके हाफ ऑफ द मेंबर से ज्यादा की मेजोरिटी होनी चाहिए, तब उसको माना जाएगा। और प्लस प्लस जितने भी व्यक्ति हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं इसके हाफ चाहिए, ठीक है, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और इस मेजोरिटी के साथ पास होगा तभी ये जो बिल है उसे अमेंडमेंट माना जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 129th अमेंडमेंट बिल तभी पास हो पाएगा अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी यही प्रॉब्लम आ रही है किसको? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के पास अभी उतने नंबर्स नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार। ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताया था कि जो अभी म्यूनिसिपैलिटी वाले और पंचायत वालों को हम लोग ऐड नहीं करें, फेज 2 वालों को ऐड नहीं करें। क्यों नहीं ऐड करें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का जो इलेक्शन, सॉरी फेज 2 का जो इलेक्शन होगा, मतलब जो पंचायत का इलेक्शन होगा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको स्टेट कंडक्ट कराता है, ये तो आपको पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, इलेक्शन कमीशन वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। और यहाँ पे इसको पास करने के लिए, अगर इसको आपको पास करना है पार्लियामेंट में, तो आपको जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, उनकी हाफ ऑफ द स्टेट्स की कम से कम मंजूरी लेनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से हाफ ऑफ द स्टेट्स पास कर देते हैं तो वो कानून बन पाएगा किस पे? पंचायत लेवल पे भी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? फेज 1 और फेज 2 के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? सिर्फ नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ कराने की बात करें, पंचायत की अभी हम लोगों ने बात नहीं करी, बट ये एक एजेंडा में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसको देखना है कि उसे कैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे बाद में। इतनी चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि अगर कोई भी चीज आपको स्टेट में कुछ भी चेंजेस करना है तो स्टेट की परमिशन लेनी भी जरूरी होती है, और इंडिया के पूरे लेवल पे करना होगा तो आपको क्या करना होगा? उसमें स्टेट की भी आपको परमिशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट पास करनी चाहिए। जैसे कि जीएसटी हम लोगों ने लगवाया था, ठीक है, तो स्टेट के टैक्सेस भी उसमें थोड़े से इधर उधर होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे टोटल स्टेट्स है उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स राजी होने चाहिए उस काम के लिए, तभी वो बिल पास किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड हो जाता है, ये आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आर्टिकल 368 लाया जाए, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होगा, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होगा, ये चीज ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके तहत आर्टिकल 82A, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 82A, आर्टिकल 82A नया ऐड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके डिलिमिटेशन की बात करता है, ठीक है, सेंसस होने के बाद। उसमें एक नया आर्टिकल ऐड किया जा रहा है, आर्टिकल 82A, जो कि बात करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक साथ इलेक्शन करवाने से रिलेटेड बात करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये नई चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जो भी अपनी प्रीवियस नॉलेज है उस पर धीरे धीरे करके ऐड करते जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं भाई, लगातार न्यूज में चल रहा है और ये बहुत बड़ी बात हो रही है ना। 1952 से लेकर 1957 तक, 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1967 तक हमारे साथ एक साथ हमारे
देश में एक साथ इलेक्शन होते थे, फिर बात थोड़ी सी बिगड़ गई, बट अब फिर से ऐसा देखा जा रहा है कि फिर से हम लोग एक साथ इलेक्शन कराने की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग ये करवाने में कामयाब रहते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार हम लोग की जीडीपी 1.5% से बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिपोर्ट में आया अभी, ठीक है, तो इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। हमारी जीडीपी में इतना इजाफा हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा इजाफा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 82A सब क्लॉज 3 पढ़ सकते हैं, 82A सब क्लॉज 4 है, पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 82A ऐड किया गया है, उसमें 1 से 6 सब क्लॉजेज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसमें पर्टिकुलरली आपको आर्टिकल 82A सब क्लॉज 5 आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि अगर उसको लगता है एक स्टेट का इलेक्शन, किसी भी एक या दो स्टेट का जो भी है, एक स्टेट का इलेक्शंस सारे इलेक्शंस के साथ कंडक्ट एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि नेशनल लेवल पे हर जगह इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन चल रहा है एक साथ, ठीक है। उसमें से एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे कि बिहार है, बिहार में कुछ समझ लो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया है, नहीं कंडक्ट किया जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो उसको डिले भी कर सकता है, ठीक है। उसका इलेक्शन वो बाद में भी कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है समझ लीजिए कि बिहार में बाढ़ आ गई और वहां पर तब भी इलेक्शन होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि नहीं, इसके इलेक्शन को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, तो उसको पोस्टपोन भी कर सकता है, कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि बाय चांस समझ लीजिए कि बीच में ही सरकार गिर जाती है, ठीक है, बीच में ही कोई गवर्नमेंट है, समझ लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी और कौन चला रहा है यहाँ पे? जेडीयू चला रहा है, ये आपको पता ही है ना। और लोजपा चला रही है, इसकी चिराग पासवान वाली, रामविलास पासवान वाली, है ना। तो अगर ये मिलकर चला रहे हैं, मान लीजिए इनका गठबंधन है, टूट जाता है, बीच में ही सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो फिर से इलेक्शन होगा, और जो फिर से इलेक्शन होगा वो बाकी बचे हुए टर्म के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ लीजिए 5 साल का हम लोग का पूरा टेन्योर रहता है, 3 साल में ही सरकार गिर जाती है, तो जो दोबारा इलेक्शन होगा वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो पावर में आएंगे तो अगले 5 साल तक वो रूल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगली बार लोकसभा का इलेक्शन होगा तो वहां पे जो असेंबली है, स्टेट असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे। अगर दोबारा इलेक्शंस होता है किसी भी वजह से, सरकार गिरने की वजह से, तो बचा हुआ जो टर्म है उसके लिए होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आया? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये समझिए कि समझ लीजिए कि गिर गया, सरकार गिर गई, है ना, दोबारा इलेक्शंस हुआ, सरकार बदली, है ना, लेजिस्लेचर में फिर से नए मेंबर्स आए, स्टेट लेजिस्लेचर में फिर से नए एमएलएज आए, है ना, तो जो पुराने बिल थे वो फिर से वहां पे आपको पेश करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पुराने वाले बिल कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू नहीं, वो सारे बिल खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। अगर वो पास नहीं हो पाए पहले, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं, वो दोबारा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और दोबारा से उसको पेश करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई नई असेंबली बनती है तो जो पुराने बिल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो नई बिल होते हैं वो फिर से इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे, ये कुछ टेक्निकलिटीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी। यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं आपके लिए, यूपीएससी के लिए और बीपीएससी, जो भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें सबके लिए ये यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा हुआ था। व्हाई आर्टिक टुंड्रा इज एमिटिंग मोर कार्बन देन इट एब्जॉर्ब फॉर फर्स्ट टाइम इन मैनी मिलेनिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, आर्टिक टुंड्रा से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है। जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसको ये चीज पता होगी, नहीं तो जिसने नहीं पढ़ी अभी तक उसको मैं बता दूं, ये टुंड्रा वाला रीजन हो गया, ये आपको दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास बात थी कि कार्बन कैप्चर करता था, ठीक है, ये कार्बन कैप्चर करता था, टुंड्रा वाला रीजन जो है वो कार्बन कैप्चर करता था, ठीक है, कार्बन कैप्चर करता था। और अब देखा जा रहा है कि कार्बन कैप्चर नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो पहले करता था, ठीक है। अभी कार्बन कैप्चर करने की वजह से ये होता था कि एब्जॉर्ब करता था कार्बन को ज्यादा, ठीक है, और एमिट करता था कम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एमिट कम करता था और एब्जॉर्ब ज्यादा करता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा परमाफ्रॉस्ट वाली सिचुएशन रहती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट वाली सिचुएशन रहती थी, ये आपको ध्यान रखना है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान से इस पूरे आर्टिकल को हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। तो आपको पहले लोकेशन समझ में आई, कौन सा लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकेशन देख लीजिए ऊपर, है ना, ग्लोब में आपको ऊपर नॉर्दर्न साइड में देखना है, वहां की बात कर रहा हूँ। इससे निकल के आ रही है कि पहले ये कार्बन को कैप्चर करता था, ठीक है, कार्बन को रोकता था, और अब ये कार्बन को एब्जॉर्ब उतना नहीं कर पा रहा और एमिट ज्यादा कर रहा है, अब ये उल्टा हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्यों उल्टा हुआ, एक बार हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया, इसमें से निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट आई अभी
नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम था आर्टिक रिपोर्ट कार्ड। उसमें यह दावा किया गया कि अब जो टुंड्रा वाला रीजन है वो कार्बन को कैप्चर उस तरीके से नहीं कर पा रहा जैसे पहले कर पा रहा था, ठीक है। तो हम पहले ये समझेंगे कि हाउ डज द आर्टिक टुंड्रा स्टोर कार्बन, ठीक है, वो कार्बन स्टोर कैसे करता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको नॉर्मल कार्बन साइकिल के बारे में आपको पता ही होगा। नॉर्मल कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट के अंदर भी कार्बन है ना। अब या तो ये प्लांट बूढ़ा होके मर जाएगा, है ना, जमीन के अंदर, इसकी लीव्स ये सब होंगी, इसकी लकड़ियां वकड़ियां वुड ये सब होंगी, सारी चीजें होंगी, है ना। नहीं तो इस प्लांट को समझ लीजिए कोई एनिमल खा लेता है, ठीक है। एनिमल खा लेता है, एनिमल को समझ लीजिए कोई इंसान खा लिया, ये एनिमल ही है, ठीक है। एनिमल भी लास्ट में मरेगा ही, है ना। ये मरेगा तो इसकी भी जो लाश होगी, ये मतलब इसकी भी जो बॉडी होगी कहाँ पे होगी, सॉइल के अंदर ही होगी, और ये भी सॉइल के अंदर ही होगा, ठीक है। अब इस सॉइल पे ये जो मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है, इस पे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स एक्ट करेंगे और इसको पूरी तरीके से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो कार्बन है उसको एक तरीके से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल साइकिल, ये जो हर जगह चलती है ये होगी नॉर्मल साइकिल। बट टुंड्रा के केस में ये एक चीज स्पेशल है। क्या स्पेशल है? आपको पता होगा कि कोई भी चीज हमें अगर स्टोर करनी होती है लंबे टाइम के लिए तो हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं ना। टुंड्रा में हमेशा परमाफ्रोस्ट वाला सिचुएशन रहता है, ठीक है। परमाफ्रोस्ट क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। परमाफ्रोस्ट वाली सिचुएशन रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। परमाफ्रोस्ट होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं। एक तो हमेशा जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से हमेशा टेम्परेचर कम रहता है। प्लस ये 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक लगातार ही बर्फ जमी रहती है। ऐसा नहीं है कि ठंड में बर्फ जमी और फिर पिघल गई फिर जम गई, ऐसा नहीं होगा। लगातार ही उसमें बर्फ जमी रहती है, बहुत मोटी मोटी परतें जमी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम 2 साल के लिए तो जमी ही रहती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतने टाइम तक समझ लीजिए कोई भी वुड है वहां पे, है ना, या कोई एनिमल मरा, वहीं पे मरा और उसके बाद वो जमा रह गया, ठीक है। जमा रहेगा तो उस पर कोई भी माइक्रोब्स हैं वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। जब माइक्रोब्स एक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जो कार्बन है वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा। जब वो कार्बन रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो एक तरीके से जो कार्बन है वो स्टोर हो गया, है ना। तो इस तरीके से ही जो कार्बन है टुंड्रा के अंदर स्टोर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या है। अभी कार्बन स्टोर था, बट अब हम लोग इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह से, ये ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो माइक्रोब्स थे जो एक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो माइक्रोब्स सो रहे थे, जो एक्ट नहीं कर पा रहे थे उतनी ठंड की वजह से, वो एकदम से फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब वो जब एक्टिव हो गए तो जो उनको मटेरियल मिला वहां पे, मरी हुई जो एनिमल की बॉडी मिली, ठीक है, जो प्लांट मिला, वुड मिला, जो भी चीज मिला उनको, लीफ मिला, ठीक है, उन सब पे वो एक्ट करना दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, एक्ट उसने स्टार्ट किया और फिर वो कार्बन रिलीज करने लग गया। तो इस तरीके से अब बहुत ही ज्यादा कार्बन रिलीज होने लगा। कहाँ की तरफ से? टुंड्रा की रीजन की तरफ से भी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले वो कार्बन को कैप्चर करता था और अब वो कार्बन को रिलीज कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यही पूरा कॉन्सेप्ट इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होगा, जो एनिमल है, जो प्लांट है, वो मरेगा। मरने के बाद माइक्रोब्स, उसका जो मटेरियल होगा, मटेरियल पे क्या होगा, जो डिकम्पोजर्स है वो एक्ट करेंगे और कार्बन को रिलीज कर देंगे। बट टुंड्रा के केस में ये सेम साइकिल नहीं चलती, आपको ध्यान रखना है। जो एनिमल की बॉडी वैसी की वैसी रह जाती है, जो प्लांट है वैसे का वैसा रह जाता है, ठीक है। उस पर कोई भी माइक्रोब्स एक्ट नहीं करते और उस तरीके से जो कार्बन है वो रिलीज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रिपोर्ट का क्या नाम है एक बार देख लेंगे। रिपोर्ट का नाम एक बार देख लेंगे। रिपोर्ट का नाम है आर्टिक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो जितना कार्बन कैप्चर है ना टुंड्रा रीजन के अंदर, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी नहीं है, ठीक है। मतलब जितना एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन तो हम लोग के जो टुंड्रा रीजन है, जो आर्टिक रीजन है वहां पे कैप्चर हो रखा है, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से पिघलने लग गया, वहां की बर्फ पिघलने लग गई, तो सारे जो माइक्रोब्स है वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो है रिलीज कर देंगे इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किस वजह से? ऑब्वियसली किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो कार्बन रिलीज हो रहा है वो भी क्या क्या चीजें रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और मीथेन रिलीज हो रहा है, किसकी तरफ से? टुंड्रा रीजन की वजह से, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी वजह से फिर और ग्लोबल वार्मिंग होगी। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले तो क्या हुआ, बर्फ पिघला, बर्फ पिघलने के बाद फिर और CO2 और CH4 फिर और निकलेगा, गैसेस और निकलेंगी, फिर और पोल्यूशन बढ़ेगा और पोल्यूशन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल बन गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होगे, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है जो सबको पता ही होनी चाहिए, कौन कौन से हैं? CO2 हो गया, है ना, और CH4 हो गया, खतरनाक
13 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है N2O, NO2 आएगा या NO आएगा तो उसको टिक मत करके आ जाना, वो ग्लोबल कूलिंग का काम करता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या हो गया, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। वाटर वेपर की एक स्पेशलिटी है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिफ्थ में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रख सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रख सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट आप एक और चीज ध्यान रखोगे, परमाफ्रॉस्ट के बारे में। इसके बारे में एक बार बता चुका, पर फिर मैं बता दे रहा हूँ परमाफ्रॉस्ट के बारे में। इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आ चुका था कि परमाफ्रॉस्ट उस रीजन को कहते हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। पहले तो लगातार, और दूसरी चीज वहां पे जो बर्फ है वो लगातार कम से कम 2 साल से, मिनिमम 2 साल से तो वहां पे जमी हुई है, उसे क्या कहेंगे, परमाफ्रॉस्ट रीजन कहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मत समझ लेना कि कहीं पे भी अगर बर्फ जमी हुई है तो उसे हम लोग परमाफ्रॉस्ट कह देंगे, नहीं, काफी लंबे टाइम से अगर वहां पे लगातार बर्फ जमी हुई है तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और घर के लिए आपका होमवर्क है क्रायोस्फीयर बताना, क्रायोस्फीयर क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ आगे देखते हैं। ये कार्बन साइकिल मैंने आपको समझा दिया, ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया कि क्या यहाँ पे इशू हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, श्रीलंका टू सेव मोर श्रीलंकन रुपीस एनुअली बाय स्लैशिंग सिक्योरिटी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम क्या है, अनुराग कुमारा दिसानायका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उन सबकी सिक्योरिटी हटा ली और वो अपने श्रीलंकन जो रुपीस है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीलंकन रुपीस, श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी आपको ध्यान रखना है। और एक श्रीलंकन रुपी में 0.29 इंडियन रुपी आएंगे, आपको ध्यान रखना है, मतलब 1 रुपए के बराबर तीन, 1 रुपए में 3 श्रीलंकन रुपीज आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने 2022 में $5 बिलियन का ग्रांट भी दिया था इसको, श्रीलंका को, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है इंडिया आए हुए थे, अब वो चाइना विजिट के लिए निकल गए हैं, बट स्टिल वो पहले इंडिया है, दैट मीन्स कि वो इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसी जो भी हम लोग पुराना पढ़े हैं उसके ऊपर डेवलप करते जाओ, तभी चीजें याद रहेंगी आपको। नेक्स्ट है, चाइना एग्जीक्यूट फॉर्मर ऑफिशियल ली जियांपिंग इन्वॉल्व इन करप्शन केस, ठीक है। तो एक फॉर्मर ऑफिशियल थे चाइना के, ठीक है, इन्हीं की पार्टी के थे, अब इनको एग्जीक्यूट कर दिया है करप्शन की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि चाइना के जो अभी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है ना, जो भी नाम है उनका, वो बिल्कुल भी करप्शन को पसंद नहीं करते हैं। तो अभी एक ऑफिशियल का केस हुआ था, इसने बहुत ही बड़ा करप्शन किया था, जैसे कि हम लोग इंडिया में हर्षद मेहता वाला हम लोग देखते हैं, है ना, तो वैसे ही इन्होंने भी किया होगा, और उसकी वजह से अब उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, डेथ सेंटेंस मिल गई है उनको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गजा सीजफायर टॉक्स हीट अप अगेन अमिड डेडली इसराइली स्ट्राइक्स, ठीक है। तो फिर से सीजफायर की बात हो रही है कहाँ पे, गजा में, ये आपको ध्यान रखना है। हमास जो है किससे बिलोंग करता है, हमास बिलोंग करता है गजा से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किससे बिलोंग करेगा, गजा से। हिजबुल्ला के बारे में आपसे पूछा जाए तो हिजबुल्ला किससे बिलोंग करेगा, हिजबुल्ला लेबनान से बिलोंग करेगा, ठीक है। और कभी कभी आप हाउतीज का नाम भी सुनते होंगे, हाउतीज में, है ना, हाउतीज किससे बिलोंग करता है, यमन से बिलोंग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा चीजों को कवर करते हुए चलना है। और ध्यान रखो, गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट डिस्प्यूटेड रीजन है किसके बीच में, इसराइल के बीच में एंड सीरिया के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। सीरिया की सरकार गिर चुकी है, असद की सरकार गिर चुकी है, और वहां पे रिबेल का कब्जा हो गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होगे, है ना। रिबेल को सपोर्ट कौन कर रहा था, इसराइल सपोर्ट कर रहा था, और यूएसए सपोर्ट कर रहा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तुलसी गौड़ा द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट पासिस अवे एट 86, इनको आपने देखा होगा, इनको पद्मश्री मिला था, है ना। आपने इनकी एक फेमस वीडियो देखी होगी, काफी फेमस हुई थी, 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उस टाइम प्रेसिडेंट थे कौन, रामनाथ कोविंद द्वारा इनको दिया गया था। अब ये नहीं नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती थी, ये कर्नाटका से बिलोंग करती थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनको एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था, किसका, ट्रीज का, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट का एनसाइक्लोपीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा ज्ञान था किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, हर एक चीज, बहुत सारे ट्रीज के बारे में, बहुत सारी चीज, प्लांट्स के बारे में इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था, इसलिए इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनको ट्री गॉडेस नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पेड़ों की भगवान के नाम से जाना जाता था। इनके ट्राइब के अंदर ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, ये हलक्की ट्राइब से बिलोंग करती थी, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीधा सीधा नाम आ जाएगा और ट्राइब पूछ लिया जाएगा, तो हलक्की ट्राइब ये आपको ध्यान रखना है। या हो सकता है हलक्की ट्राइब के बारे में पूछ ले कि कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको कर्नाटका में टिक कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। कर्नाटका के हुनाली विलेज से बिलोंग करते थे कौन,
तुलसी गौड़ा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको ट्री गॉडेस भी कहा जाता था और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इनको पद्मश्री मिला था क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया था, ठीक है। बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया और करीब 1 लाख के आसपास पेड़ लगा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने बहुत और भी अपने कंट्रीब्यूशन दिए थे, कंजर्वेशन रिजर्व बचाने में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सारी चीजों में अपने अपना योगदान दिया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवर इन राज्यसभा ओवर सिंगोल क्लेम, ठीक है। अब सिंगोल से रिलेटेड एक अप्रूवर हो गया, मतलब वहां पे थोड़ा सा तनातनी हो गई है, किसके बीच में, बीजेपी के बीच में और जो अपोजिशन गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सिंगोल वाला पूरा डिस्प्यूट क्या है? सिंगोल वाला डिस्प्यूट ये है कि इस बार जब नया पार्लियामेंट बना तो सिंगोल को फिर से स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से स्थापित किया मतलब क्या, पहले भी स्थापित था? तो आपको ध्यान रखना है, बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि माउंट बेटन, जो कि लास्ट हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, माउंट बेटन द्वारा दिया गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था क्या? सिंगोल दिया गया था जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1947 की बात मैं आपको कह रहा हूँ। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक्सेप्ट किया, बट उसको एक वॉकिंग स्टिक बना के पेश किया, मतलब उसको वॉकिंग स्टिक की तरह यूज किया, ठीक है। चलने के लिए लाठी चाहिए होती है ना, उसको उस तरीके का बना दिया, ठीक है। बल्कि वो सिंबल किसका था? वो सिंबल था पावर का सिंबल था और जस्टिस का पावर सिंबल था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, तो इसलिए उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया था, बट जवाहरलाल नेहरू ने उसका एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया, तो इसलिए जो अपोजिशन पार्टीज है वो भड़क गई, वो कहीं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ था? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप इस तरीके से सदन के अंदर झूठी बातें नहीं बोल सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे बीजेपी की तरफ से ये भी बोला गया कि हम लोग प्रूफ रख देंगे। ऐसे में आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, क्या जवाहरलाल नेहरू को ये चीज दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ये देखो सिंगोल है इनके हाथ में, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, और अभी 2023 की बात है जब हमारा नया पार्लियामेंट बना तो सिंगोल इनको भी दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगोल का कनेक्शन किससे है? सिंगोल का कनेक्शन चोला अंपायर से है, ये आप ध्यान रखेंगे, चोला अंपायर से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? स्पीकर के बगल में आप देखेंगे तो सिंगोल आपको दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और चीज देखिए, इसके बारे में देखिए। ये जो स्टिक होती है, ये पूरी स्टिक है, ये 5 फीट की है लगभग, ये आपको ध्यान रखना है, 5 फीट की है लगभग। और ऊपर नंदी बने हुए हैं जो कि किसका सिंबल है? जो कि जस्टिस का सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके बारे में? सिंगोल के बारे में। आ सकता है आपके एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन टफ भी निकलते हैं और इजी भी निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। एक पेंटिंग है, उससे निकाली है। रशियन लॉ मेकर्स अप्रूव बिल दैट में रिमूव टेररिस्ट टैग फॉर तालिबान, ठीक है। अब रशिया के जो एक लॉ मेकर है उसने एक बिल है पास कर दिया है, ठीक है। उसमें से तालिबान को हटाने की बात करी कि वो टेररिस्ट नहीं है भाई, अब उन्होंने प्रॉपर्ली सरकार बना ली है, तो अब हम लोग को उन्हें एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रशिया की तरफ रशिया के एमपीज ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कॉपरेशन बिटवीन चाइना यूएसए कैन अचीव ग्रेट थिंग्स सेज बीजिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि जब से ट्रंप आ रहे हैं तो बहुत हलचल मच गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प का कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, उनको उनके नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चाइना भी बहुत परेशान रहता है। चाइना जो जितना एग्रेसिव हो रखा था पहले, अब वो पूरा ठंडा हो गया है, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया कि यार ट्रम्प से जीतना तो एकदम मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इंडिया से भी काफी अच्छे रिश्ते करने लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन है? ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, वांग यी, ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। इनका नाम क्या है? वांग यी। अभी क्या कह रहे हैं, इनके कहने के अनुसार चाइना और यूएसए एक साथ मिलके बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। पता नहीं ये इनकी टोन एकदम से इतनी नरम क्यों पड़ गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ताइवानीज लैपटॉप मेकर एमएसआई बिगिंस इंडिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये न्यूज है, और ये न्यूज है, ये मेरे को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके अलग से मैं आपको बताऊंगा कल के दिन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डोवाल इन बीजिंग टू अटेंड इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और चाइना के बीच में हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, क्यों हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी हम लोग डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और अपने रिलेशन को सुधारने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना की अब बातचीत होने लगी, डिसएंगेजमेंट चल रहा है बॉर्डर पे, और अब हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो गए हैं कहाँ पे? चाइना में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हो रही है कि और कैसे हम लोग अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं और डिसएंगेजमेंट कैसे करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ सस्पेक्ट इन्वॉल्व इन कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग अरेस्ट, ठीक है। तो यार एक मैंने आपको केस बताया था, किडनैपिंग की बात चल रही थी किसकी?
शक्ति कपूर के बारे में मैंने आपको बताया था, और इनका नाम राजेश पुरी है, राकेश पुरी या राजेश पुरी इनका नाम है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, और इनको भी किडनैप करने की बात कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, 5-6 लोग थे, तो किडनैप करने की बात करते, तो हुआ क्या, अब उससे रिलेटेड कुछ आगे की न्यूज आई है। एक्चुअली इन लोग को बुलाया जाता था, इनको बुलाया था कि कोई पार्टी है या कुछ फंक्शन है, उसमें आपको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, तो एडवांस पेमेंट होती थी, है ना। तो एडवांस पेमेंट के नाम पे कुछ लाख उनको पैसे भेज भी दिए जाते थे, उनको बुलाया जाता था, फिर एक फ्लैट में ले जाया जाता था, और फिर वहां पे उनकी किडनैपिंग हो जाती थी, और किडनैप करने के बाद उसके बाद फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही सुनील पाल से करीब 20 लाख के आसपास तो पैसे ऐंठ लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति कपूर को भी बुलाया गया था, बट इन्होंने कुछ ज्यादा ही हैवी डिमांड रख दी थी एडवांस पेमेंट की, जो किडनैपर्स थे वो कर ही नहीं पाए, जो किडनैपर्स उतना पेमेंट कर ही नहीं पाए, तो ये किडनैप होने से भी बच गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है प्रेयर्स ऑफर्ड टू लॉर्ड हनुमान इन रीओपन्ड संभल टेम्पल इन उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि संभल में अभी फिर से कुछ नए टेम्पल्स मिले हैं, ठीक है। उसमें एक हनुमान जी का भी टेम्पल मिला है कुछ इस टाइप का, और इसे 46 साल पहले लॉक कर दिया गया था, और ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, ठीक है। अब इसकी कार्बन डेटिंग भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए लेटर लिख दिया गया है किसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है। बहुत ही पुराना टेम्पल है, 46 साल से ये बंद पड़ा हुआ था, बट अभी इसे खोल दिया गया और इसकी फिर आराधना ये सब हुई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है संभल के बारे में जाना, संभल के बारे में आपसे क्वेश्चन कुछ निकल के आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संभल के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी स्टैब्लिश हुआ था 2012 में, ठीक है। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट था, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के उसमें से संभल निकाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 2012 में इसे बनाया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। 2011 में ही अनाउंस कर दिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो संभल आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा, इसकी लोकेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन से डिवीजन के अंदर पड़ता है, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और इसमें क्या बात जान सकते हैं संभल के बारे में, एक और चीज आपको जानना है कि संभल का नाम महाभारत में भी लिया गया है, कि संबल एक बहुत ज्यादा एंशंट लोकेशन है हिंदू के हिसाब से, ठीक है। हिंदूज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंपॉर्टेंट एरिया है संबल सिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लस संबल के बारे में कहा गया है, संबल को संबला नाम का एक रीजन के बारे में भी लिखा गया है, कहाँ पे, हमारे पुराणाज में, ठीक है। उस समला को ही हम लोग संबल कहते हैं, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि उसी संबल की बात करी जा रही है जो आज हम लोग जान रहे हैं। इसको संबला नाम से जाना जा रहा है, कहाँ पे, पुराणास के अंदर उतने साल पहले उसमें बात कही गई है कि विष्णु के जो 10वें अवतार थे, कल्कि की फोटो सर्च करते तो अभी यही आती है, ठीक है। तो कल्कि जी जो थे उन्होंने यहीं पे जन्म लिया था, और जब जितनी भी बुराइयां हैं, जो बुराइयां नहीं, जो भी इन्होंने बुराई थी उनको खत्म किया, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना धर्म करने के बाद वो वैकुंठ धाम पे लौट गए थे, ठीक है। और फिर जब कलयुग में, जब नया युग आया, कलयुग में जब बहुत ज्यादा बुराई आ जाएगी, तो उसके बाद उसका अंत करने के लिए ही कौन आएंगे, लास्ट में फिर से कल्कि का जन्म होगा, इस तरीके की मानी जाती है, किसमें, हिंदू में धारणा है। तो वो जो लोकेशन है वो कौन सी है, वो भी संभाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और संभाला जो अभी प्रेजेंट संबल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं उसी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, कल्कि के बारे में आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ये विष्णु के 10वें अवतार थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है नीतीश कुमार रीनेम्ड हिज स्टेट वाइज टूर एज प्रगति यात्रा। मैंने आपको क्या बताया था कि नीतीश कुमार का एक यात्रा निकलने वाली है, महिला संवाद यात्रा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। महिला संवाद यात्रा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में क्या था कि ये कहाँ से निकलने वाली थी, ये वेस्ट चंपारण से निकलने वाली थी, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण से निकलने वाली थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्होंने यात्रा चेंज कर दी है, अब ये यात्रा नहीं निकलेगी, क्योंकि उसी टाइम आरजेडी ने एक बहुत अच्छा ऑफर निकाल लिया बिहार के लोगों के लिए, कि वो लोग 2500 रुपए देंगे हर एक वुमेन को, किसकी तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा गया था। आरजेडी में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये ऑफर आया तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे कौन, नीतीश कुमार, और फिर उन्होंने महिला संवाद यात्रा को छोड़ के अब उन्होंने एक नया यात्रा का नाम दिया है प्रगति यात्रा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रगति यात्रा या महिला संवाद यात्रा दोनों ही किससे रिलेटेड है, नीतीश कुमार से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देखिए, इनकी लोकेशन एक बार देख लेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा। ये भी वाल्मीकि नगर से ही स्टार्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि नगर से ही स्टार्ट होने वाला है वेस्ट चंपारण में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वेस्ट चंपारण यहीं से वाल्मीकि नगर से स्टार्ट होगा और वैशाली में जाके खत्म होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरेंगे वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, उन सबका रिव्यू भी लिया जाएगा, किसके द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है मणिपुर एसआईटी फाइल्स चार्जशीट इन जस्ट 6% ऑफ 3000 केसेस। ठीक है, 3000 केसेस रजिस्टर किए गए थे, उसमें से सिर्फ 6% केसेस पे ही जो मणिपुर के लिए एसआईटी बनाई गई थी उन्होंने फाइल किया है चार्जशीट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक मैंने कमीशन बताया था कि मणिपुर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया गया था, 3 मेंबर का कमीशन था। उसको हेड कौन कर रहा था? उसको हेड करते अजय लांबा। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अजय लांबा उसको हेड करते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नीट सीयूईटी यूजीसी नेट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल प्रपोज पोल स्टाइल फ्रेमवर्क टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस न्यूज को मैं कल के दिन और फिर से कवर कराऊंगा, थोड़ी बड़ी न्यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो एनटीए है वो बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं यूजी पीजी के। ठीक है, अब कहा गया कि जिस टाइप से इलेक्शंस कराए जाते हैं ना, तो एक स्ट्रांग रूम होता है, वहां पे ईवीएम रखी जाती है, तो वैसे ही पेपर भी होने चाहिए। ठीक है, अगर ये जो रिकमेंडेशन है कमेटी के द्वारा मान लेती है, तो मैं तो कहूंगा कि बीपीएससी में भी सेम ही चीज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे एनटीए करने वाला है, अगर इलेक्शन जैसे होते थे उसी टाइप से हम लोग क्या बोलते हैं पेपर कंडक्ट कराएंगे। इलेक्शंस में देखते हो कि आराम से इलेक्शंस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इलेक्शंस हो जाते हैं, पूरे इंडिया में हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो वैसे ही क्यों ना हम एग्जाम भी ले सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि एग्जाम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं करवा पा रही है। ठीक है, बीपीएससी ऐसे संस्था है, उन पे भी आरोप लग रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े अफसर बनाती है ना। और एनटीए में भी अभी इस बार घोटाला सामने आया था नीट के एग्जाम में, आपको पता ही है। ठीक है, तो उसी की वजह से कहा गया है कि एक स्ट्रांग रूम टाइप का जैसे होता है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पर्सनल डिप्लॉय होना चाहिए, डीएम आके निरीक्षण करेगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए जैसे इलेक्शंस में होता है, वैसे ही एग्जाम भी कंडक्ट होने चाहिए, ये कहा गया है पैनल द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि अगर इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंडिया बीपीएससी में भी सेम चीजें होनी चाहिए। एनटी के बारे में देख लीजिए कि इसका गठन कब हुआ था? 2017 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? चीफ ऑफ रशियाज न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस किल्ड इन मॉस्को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही थी। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव, ठीक है, जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखते थे किसमें? रशिया के डिफेंस फोर्सेस में, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। वो भी कहाँ पे? मॉस्को के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वो आई थिंक अपने घर से निकल रहे थे, पता नहीं कहाँ से निकल रहे थे। ठीक है, जैसे अपने कार में बैठने जाते हैं उससे पहले वहां पे एक बाइक खड़ी रहती है, ठीक है, उसमें बहुत तेज ब्लास्ट होता है, तो इनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी और ये भी नहीं रहते, मतलब नहीं बच पाते। ठीक है, अब इनकी मौत हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव बहुत ही ज्यादा करीबी थे किसके? पुतिन के, और अब इनकी मौत हो चुकी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही रशिया पे आरोप लगाए थे किसने? यूएसए ने और यूके ने, कि उन्होंने केमिकल वेपन का यूज करना स्टार्ट कर दिया। किसके खिलाफ? केमिकल वेपन का यूज करना बैंड होता है ऐसे तो, बट केमिकल वेपन का यूज करा गया है किसके खिलाफ? यूक्रेनियन सोल्जर्स के खिलाफ। केमिकल का नाम एक बार ध्यान रख लीजिए, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली यूएसए और यूके ने आरोप लगाया था किसके ऊपर? इस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके खिलाफ? यूक्रेन सोल्जर्स के खिलाफ। तो आपको ध्यान रखना है, केमिकल का नाम है क्लोरोपिक्रिन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? क्लोरोपिक्रिन। या हो सकता है 4 नाम दिए हो, उसमें पूछा जाए इसमें से कौन सा एज अ केमिकल वेपन यूज किया जा सकता है, तो क्लोरोपिक्रिन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप इसको इनहेल कर लोगे तो आपकी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आने लग जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है क्लोरोपिक्रिन के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बट एज अ पेस्टिसाइड भी इसे यूज किया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस तरीके से वो निकल रहे होंगे तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। नेक्स्ट है, आफ्टर इंडिया ट्रिप दिशा नायका कहाँ पे जा रहे हैं? चाइना जा रहे हैं, बट स्टिल इंपॉर्टेंस तो उन्होंने किसको दी? इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को ही दी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करेंगे, और कल हम लोग वो सारे आंसर्स भी देखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्विज आपको पक्का सॉल्व करने हैं आज के करंट अफेयर्स को देख के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।